प्यारे बच्चों, क्लास 10th के मैथमेटिक्स के दूसरे चैप्टर बहुपद के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद को अंग्रेज़ी में पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। बहुपद देखिए, सबसे पहला ये क्वेश्चन है हमारा कि बहुपद क्या है। तो जिस व्यंजक में बहुत सारे पद होते हैं उसे हम बहुपद कहेंगे। ठीक है, जिस व्यंजक में बहुत सारे पद हों, मतलब दो या दो से अधिक पद हों, उन्हें हम बहुपद या पॉलिनोमियल्स कहते हैं। बहुपद को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला पार्ट है हमारा पद के आधार पर। ठीक है, पहला हम बांटेंगे पद के आधार पर और दूसरा बांटते हैं घात के आधार पर। तो पद में आप जानते हो कि बहुपद में होता है एक पद या एक पदी कह सकते हैं। दूसरा हमारा होगा द्विपद या द्विपदी बहुपद। उसके बाद होता है त्रिपद या त्रिपदी बहुपद। ठीक, उसके बाद होता है चतुर्थ पद, चतुर्थ पद हो जाएगा या चतुर्थपदी बहुपद। घात के आधार पर जब हम चलते हैं तो इसमें होता है एक घात बहुपद या आप इसे सरल बहुपद के भी नाम से जानते हैं। सरल बहुपद या आप इसे, इसका एक और नाम है रैखिक बहुपद। ठीक है, दूसरा हमारा हो जाएगा द्विघात बहुपद। इसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। तीसरा हमारा हो जाएगा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद हो जाएगा। उसके आगे हमारा चौथा हो जाएगा चतुर्थ घात। चतुर्थ घात बहुपद हो जाएगा। इसी तरह से हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और ये n घात तक जाता है। ठीक, तो देखिए अब एक पद बहुपद किसे कहेंगे। तो जिस बहुपद में एक पद होता है उसे हम एक पद बहुपद या एक पद व्यंजक कहेंगे। जैसे कोई भी हम अंक ले लें, जैसे एक भी एक बहुपद है, एक भी एक पद वाला व्यंजक है। उसके अलावा आप x ले लें, y ले लें, कोई भी मान ले लें जिसमें एक पद हो। द्विपद में क्या होता है, जैसे x प्लस y, तो देख रहे हैं कि x में जुड़ा है y, मतलब x और y कभी आपस में एक साथ नहीं जुड़ सकते। तो ये हमेशा दो ही पद रहेंगे। या आप a माइनस b भी कर सकते हैं, ये भी दो पद है। उसके अतिरिक्त आप एक्स स्क्वायर प्लस x, ये भी आपका द्विपद हो गया। त्रिपद बहुपद में क्या होता है कि इसमें तीन पद होते हैं। कोई भी आपसे पूछे कि त्रिपद बहुपद किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा जिस व्यंजक या जिस बहुपद में तीन पद होते हैं उन्हें हम त्रिपद व्यंजक या त्रिपद बहुपद कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे x प्लस y प्लस z, इसमें तीन पद एक साथ रहेंगे और तीनों जो है आपस में जुड़ेंगे नहीं। जैसे एक और देख लेते हैं हम, a प्लस b अगर माइनस c हो तो ये भी आपका त्रिपद व्यंजक है या त्रिपद बहुपद है। अगर ये दिया हुआ हो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये आप जानते हो कि टोटल 6 हो जाता है। तो ये 6 जो है ये एक पद में आता है। उसी तरह चतुर्थ पद व्यंजक या चतुर्थ पद बहुपद जो है, इसमें 4 पद होते हैं। इसमें हो जाएगा x प्लस y प्लस z प्लस p। तो आप यहाँ देख रहे हो कि x, y, z और p आपस में कोई भी नहीं जुड़ेगा, तो ये हमारा चतुर्थ पद व्यंजक है। और
जिस व्यंजक में n पद होते हैं उसे n पद बहुपद कहेंगे हम। उसी तरह से इसमें देखते हैं घात के आधार पर जो हमने बांटा है, तो ये एक घात या सरल बहुपद या रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, तो जिस एक घात यहाँ लिखा हुआ है, जिस बहुपद का घात एक हो उसे हम एक घात बहुपद कहेंगे या सरल बहुपद कहेंगे या रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे ax प्लस बी, जहाँ a बराबर न हो 0 के। आप देखें इस बहुपद का घात क्या है, 1। इस बहुपद में x का घात क्या है, 1 है। जैसे ये हमारा x, ये भी हमारा क्या है, एक घातीय बहुपद है या सरल है। इसे अगर हम x प्लस 5 लिख दें तो भी ये x प्लस 5 जो है ये भी हमारा क्या है, एक घात बहुपद है या सरल बहुपद है या रैखिक बहुपद है। ये जो है ax प्लस बी, जहाँ a बराबर न हो 0 के, ये एक घात बहुपद का मूल रूप है या व्यापक रूप हम इसे कहेंगे। उसी तरह से द्विघात बहुपद में देखते हैं तो यहाँ होता है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ भी हम लिखेंगे जहाँ a बराबर न हो 0। अब यहाँ हम बार बार लिख रहे हैं a बराबर न हो 0, a बराबर न हो 0। इसका मतलब है कि अगर यहाँ a का मान 0 ले लें तो ये x² से 0 में गुना हो के 0 हो जाएगा, तो हमें bx प्लस c बचेगा जो कि रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ मानना ज़रूरी होगा कि a बराबर न हो 0। ठीक, तो द्विघात बहुपद का जो मूल रूप है या व्यापक रूप जो है वो ये है। इसका अगर हमें बहुपद लिखें तो ये होता है x² प्लस x प्लस 1। ये भी हमारा क्या है, द्विघात बहुपद का एक उदाहरण है। यहाँ केवल x² भी अगर ले लें तो ये भी द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का परिभाषा होता है कि जिस बहुपद का घात 2 हो, जिस बहुपद का घात क्या हो, 2 हो, वो द्विघात बहुपद कहलाता है। उसी तरह से अब आइए त्रिघात बहुपद में देखते हैं। तो त्रिघात बहुपद का परिभाषा होता है कि जिस बहुपद का घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। इसका मूल रूप या व्यापक रूप देखते हैं तो ये होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ भी हम लिखेंगे जहाँ a बराबर न हो 0 के। अगर यहाँ भी a का मान 0 होता है तो फिर ये द्विघात बन जाएगा। ठीक, तो इसका तो मूल रूप या व्यापक रूप हमारा ये वाला हो गया, आप इसे नोट करेंगे। इसके अलावा अगर x³ भी लिखा रहे या y³ लिखा रहे तो ये भी त्रिघात बहुपद है। भले ही इसमें पद 1 है लेकिन घात इसका 3 है। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 5। ये जो है हमारा ये भी त्रिघात बहुपद का उदाहरण है। ठीक, अगला देखते हैं चतुर्थ घात। ये हमें पढ़ना नहीं है लेकिन इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लें। तो चतुर्थघात बहुपद किसे कहेंगे, तो जिस बहुपद का घात 4 हो वह चतुर्थ घात बहुपद कहलाता है। ठीक है, इसका मूल रूप या व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। यहाँ भी हम लिखेंगे जहाँ a बराबर न हो 0। तो ये इसका मूल रूप है या व्यापक रूप है। आप इसका भी उदाहरण ले सकते हो, जैसे x पे पावर 4 दे दे या y पे पावर 4 ले ले, तो ये दोनों चतुर्थघात बहुपद हैं। या ये इस तरह से लिखा हो x पे पावर 4 प्लस x पे पावर 3 प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 9। कुछ भी दिया हुआ हो तो हमें क्या देखना है
इसका घात चेक करना है कि इसका सबसे बड़ा घात क्या है। तो हम यह देख रहे हैं इसमें x का पावर 0 है, इसमें x का पावर 1 है, इसमें x का पावर 2 है, इसमें x का पावर 3 है और इसमें x का पावर 4 है। यानी कि इसका अधिकतम घात हमारा 4 दिखाई दे रहा है। इसलिए ये जो बहुपद दिया हुआ है ये चतुर्थघात बहुपद का उदाहरण है। ठीक, तो इस तरह से मैंने बहुपद को पद और घात के आधार पर आपको समझाया। आप इसे नोट कर लें और हमेशा के लिए याद रखें। इससे भी प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं, आपको ये याद रखना होगा ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत न हो। आइए अब हम परवलय के बारे में समझते हैं कि परवलय या पाराबोला क्या होता है। तो आपने कार्तिकीय तल के बारे में पढ़ा होगा वर्ग 9 में। यहाँ आप जानते हो कि ये आपका मूल बिंदु है, ये आपका x डैश, ये y और ये y डैश। ठीक है, यानी कि ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो पाराबोला जो है, अगर इस तरह से ये जो फिगर दिया हुआ है ये पाराबोला का है, उसी तरह से अगर हम दूसरा फिगर ड्रॉ करें या इस तरह से रहे तो भी ये पाराबोला कहलाता है, या अगर इस तरह से हम फिगर ड्रॉ करें तो ये ऐसे भी हो सकता है, तो ये पाराबोला कहलाता है। उसके अतिरिक्त एक और हम फिगर ले लें या ये इस तरह से रहे तो भी ये पाराबोला या परवलय कहलाता है। इसमें एक चीज़ पे ध्यान देना है कि ये पाराबोला जो है ये ऊपर की ओर कब खुलता है और नीचे की ओर कब खुलता है। तो आप देखें कि अगर यहाँ दिया हुआ है x² + 5x + 3, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि x² का जो मान है, यहाँ x² से पहले किसका चिन्ह दिया हुआ है, प्लस का। तो अगर यहाँ प्लस रहेगा तो पाराबोला जो है ऊपर की ओर खुलेगा। अगर यहाँ रहे -x² + 3x + 5, आप कोई भी बहुपद ले सकते हो। तो आप देख रहे हो कि यहाँ x² का जो चिन्ह है वो माइनस में है या ऋणात्मक है, तो इसका मतलब यह है कि पाराबोला जो है हमारा नीचे की ओर खुलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि अब इसमें हमें ये पता करना है कि इस पाराबोला के कितने शून्यक होंगे। ठीक है, तो आइए हम उदाहरण नंबर 1 में जो दिया हुआ है इसमें पता करते हैं कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। आप देखें यहाँ लिखा है उदाहरण 1, नीचे दी गई आकृति 2.9 में, ये आपका 2.9 दिया हुआ है, आकृति आपका 2.9 दिया गया है। आप इसे देखें, में ग्राफों को देखिए, मतलब ये जो ग्राफ दिए गए हैं इन्हें आपको देखना है। प्रत्येक आकृति y = px, जहाँ px एक बहुपद है, px क्या है हमारा, बहुपद का ग्राफ है। ये सारे बहुपद के ग्राफ दिए गए हैं, 6 ग्राफ आपके सामने प्रस्तुत हैं। कहता है कि ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यक। ग्राफ देख के आपको शून्यकों की संख्या बता देना है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लें कि अभी मैंने आपको ये फिगर जो ड्रॉ किया है इस टाइप का, आप जानते हो कि आपका x अक्ष है और ये वाला जो है ये वाला ये आपका y अक्ष है। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप कि अगर ये जो लाइनें दी गई हैं वक्र रेखा है या सरल रेखा में दी गई हैं, अगर ये x अक्ष को, मतलब ये वाले अक्ष जो दिए गए हैं, इसको अगर कहीं भी टच करेंगी तो शून्यक कहलाएगा, और अगर इसको वो कहीं भी टच करता है तो फिर उसका शून्यक 0 हो जाएगा। इस अक्ष को अगर वक्र रेखा जितनी जगह काटती है या जितनी जगह प्रतिच्छेद करती है उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही हो जाती है। तो हम यहाँ देखें, ये हमारा x अक्ष है, ठीक, और ये कह रहा है कि शून्यकों की संख्या। तो आप देखें ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन जो आई है ये x अक्ष को एक बिंदु पे काट रही है। ठीक, तो इसमें अगर कोई पूछे कि शून्यकों की संख्या क्या होगी तो इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि इसने x अक्ष को एक जगह पे टच किया।
उसी तरह से दूसरे नंबर में हम देखेंगे यहाँ पे कि ये वाला जो है ऐसे आके ऐसे हुआ है और हमारा एक्स अक्ष ये वाला है, तो एक्स अक्ष को एक बिंदु यहाँ पे टच किया है और दूसरा यहाँ पे। तो अगर कोई पूछे कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होंगी, तो आप देख रहे हैं कि ये पाराबोला जो है एक्स अक्ष को 2 जगह टच कर रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 2 होंगी। उसी तरह से हम तीसरे नंबर सवाल में देख रहे हैं कि ये वाली जो लाइन गई है, ये वक्र रेखा जो है या कर्व लाइन, ये एक्स अक्ष को कितनी जगह टच कर रही है। तो देख रहे हैं कि एक्स अक्ष को यहाँ पे, फिर यहाँ और फिर यहाँ, मतलब 3 जगह टच कर रही है, तो इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, 3। फिर अब चौथे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। आप देखें कि ये तल जो दिया हुआ है, इसमें ये सरल रेखा जो दी गई है, यह एक्स अक्ष को एक जगह टच कर रही है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 1। चौथे नंबर में हम पाँचवें नंबर में ध्यान देते हैं। यहाँ एक्स अक्ष हमारा ये है और ये पाराबोला जो दिया हुआ है इस टाइप का है, यानी कि यह एक्स अक्ष को कितनी जगह टच कर रहा है, तो एक जगह, तो इसमें शून्यकों की संख्या जो है 1 हो जाएगी। उसके बाद हम ये देख रहे हैं 6 नंबर में कि ये हमारा एक्स एक्सिस है या एक्स अक्ष है, और ये जो लाइन गई है यहाँ से ऐसे यूं जाके यूं हुई है, फिर ऐसे आके यहाँ पे ख़त्म हो गई है। तो हम देख रहे हैं कि इस लाइन ने एक्स अक्ष को यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, यानी कि 1 2 3 और 4, मतलब कितने जगह टच किया है, 4 जगह। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तो यही हमें लिखना था। अब आइए हम प्रश्नावली 2.1 को देखते हैं। प्रश्नावली 2.1 में भी सेम यही प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ लिखता है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हो कि आकृति 2.10 ये वाला है, ठीक, और इसमें भी हमें शून्यकों की संख्या मालूम करनी है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो तल दिया हुआ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला, तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये एक्स अक्ष को कहीं टच करता है तो शून्यक होंगे, अगर ये वाई अक्ष को कहीं भी टच करेगा तो भी शून्यक होंगे, लेकिन शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0। तो आप देखें यहाँ पर इसमें ये जो है ये लाइन ये वाई अक्ष को टच कर रही है एक बिंदु पे, तो पूछता है कि शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो इसमें 0 हो जाएगा, क्योंकि नियमानुसार ये एक्स अक्ष को टच करना चाहिए जबकि ये वाई अक्ष को टच कर रही है। इस वाले 1 नंबर तो कंप्लीट हुआ। दूसरे नंबर में हम देखें ये एक्स अक्ष को इस वाले बिंदु पे टच कर रही है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या या 0 जो है इसका 1 होगा। अब आइए हम तीसरे नंबर पे देखते हैं। तो मेरा यही है कहना कि ये जो है एक्स अक्ष को जहाँ भी टच करेगा जितने बिंदुओं पे शून्यकों की संख्या उतनी ही होंगी। तो आप देखिए यहाँ एक्स अक्ष को यहाँ टच किया है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और कहीं टच नहीं कर रहा है, तो इसलिए 1 2 3, तो इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएंगी। फिर चौथे नंबर पे हम ध्यान दें। चौथे नंबर में हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए ये एक्स अक्ष को एक यहाँ पे दूसरा यहाँ पे टच कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2। पाँचवें नंबर में जब हम देखेंगे तो ये एक्स लाइन हमारा ये है एक्स एक्सिस, और इसमें ये लाइन ये वाली जो रेखा गई है यहाँ पे टच कर रही है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, मतलब ये वाई पे कहाँ टच करी इस पे हमें फोकस नहीं करना है। हमें केवल ये ध्यान देना है कि एक्स अक्ष पे कहाँ 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 वो काट रही है या छू के निकल रही है वहाँ से। तो 1 2 3 4, तो इस तरह से इसमें शून्यकों की संख्या हमारी 4 हो जाएंगी। उसके बाद छठे नंबर में हम ध्यान दें। छठा में देखें एक्स अक्ष आपका ये है एक्स और एक्स डैश,
और ये जो वक्र रेखा है ये एक्स अक्ष को यहाँ पे, फिर इस बिंदु पे और फिर इस बिंदु पे टच कर रही है। मतलब 1 2 3 तीन जगह टच किया। इस तरह से इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएंगी? 3। ठीक है, तो अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आप केवल ग्राफ देख के और आपको केवल ये देखना है कि एक्स अक्ष पे कितने जगह वो टच हो रहा है। तो जितने जगह एक्स अक्ष पे टच होगा उसमें शून्यकों की संख्या उतनी ही होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।